हैं स्व सहायता समूह के लोग हैं उनको मदद मिल सके और जो पेंशन से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनके लिए भी एक फोरम की स्थापना की जाएगी। हमने पहले केवाईसी की जो व्यवस्था थी उसको सिंप्लीफाई यानी सरलीकृत करने की जो व्यवस्था की थी, एक नई रजिस्ट्री व्यवस्था की जाएगी और 2025 में ये लागू कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पीरियोडिक अपडेट यानी समय समय पर अपडेट करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाए। हम चाहते हैं कि तेजी से मंजूरी मिल सके कंपनियों के मर्जर को, इसको भी तार्किक बनाया जाएगा और हम चाहते हैं कि तेजी से मर्जर की प्रक्रिया हो सके और इसके लिए प्रक्रिया जो है वो सरल बनाई जाएगी। हमने अंतरिम बजट में जो प्रपोज किया था, हमने द्विपक्षीय निवेश के जो नियम थे, जो हमने ट्रीटी थी वो लागू की है ताकि हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश टिकाऊ तरीके से और लगातार तरीके से आते रहे, वो भारत में पहले निवेश करें, विकास करें और बीआईटी को बेहतर किया जाएगा और निवेशकों के लिए वो बेहतर हो, फ्रेंडली हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में हमने सुनिश्चित किया है कि वित्तीय हो या गैर वित्तीय क्षेत्र हो, हमने हमारी सरकार की ओर से ये बिल्कुल ये सुनिश्चित किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगम बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें और हम चाहते हैं कि तकनीक से जुड़े हुए जो इनोवेशन या नवाचार हैं वो लागू हो सके और वैश्विक स्तर पर इसको लागू किया जा सके और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो हम चाहते हैं कि इसमें रोजगार बढ़े और इस फ्रेमवर्क यानी ढांचे के तहत हम पुराने नियमों को यहां पर बेहतर तरीके से लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि यह आधुनिक बने, टिकाऊ बने और एक दूसरे पर बेहतर तरीके से भरोसा कर सकें, ऐसे नियामक हम बनाएंगे और हम इसको लेकर के हम प्रस्ताव देना चाहते हैं। पहला, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कि नियामक से जुड़े हुए सुधारों को लागू करेगी और इसमें जितने भी गैर वित्तीय क्षेत्र हैं वहां के नियामकों को इसमें जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और जो मंजूरी है वो मिलेगी। इस कमेटी की ओर से एक साल के अंदर अपनी जो है यहां पर उनको अपनी सजेशंस देने होंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि इसमें परिवर्तनकारी कदम उठाए जाएं ताकि कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, ताकि अनुपालन भी बेहतर तरीके हो सके यानी कंप्लायंस हो सके। हम राज्यों को भी चाहेंगे कि वे केंद्र की इस पहल में जुड़ें। हम चाहते हैं कि निवेश बेहतर तरीके से लागू हो सके। इसके लिए 2025 में हम एक स्कीम लागू करेंगे ताकि इसमें हम सहयोग भी बढ़ सके, सहयोगात्मक संघवाद लागू हो सके। हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, ऐसा स्थापना करेंगे जिससे कि अभी जो वित्तीय नियामक हैं और जो इसके सब्सिडियरी नियम हैं वो सही तरीके से लागू हो सके। इसके जरिए जो विकास हो सकेगा और जो वित्तीय क्षेत्र है, सेक्टर है, वो बेहतर हो पाएगा। जन विश्वास कानून 2023 में 180 से ज्यादा जो कानूनी प्रावधान थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया यानी अपराध के दायरे से बाहर किया गया और अब हम जन विश्वास बिल 2.0 ला रहे हैं ताकि 100 से ज्यादा जो कानून है उनको हम अपराध के दायरे से बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे अब वित्तीय नीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम वित्तीय जो मजबूती है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे प्रयास जो हैं वो राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं ताकि राज्य केंद्रीय सरकार की जो घाटा है वो बिल्कुल कम होता चला जाए, जीडीपी का कम होता चला जाए। अगले 6 साल के लिए रोड मैप हमने एफआरबीएम स्टेटमेंट में विस्तार से जानकारी दी है। हमने जो रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के लिए है वो हम आपको बता दें। जो कुल प्राप्तियां हैं जो कर्ज से अलग है 31.74 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो टैक्स से प्राप्ति हुई है वो 25.57 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट की अगर बात की जाए कुल खर्च की तो वो 47.16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय है वो 10.18 लाख करोड़ रुपए रहा है और जो अनुमान है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का वो 4.8 है जीडीपी का। बजट के एस्टिमेट की बात की जाए 2025-26 के लिए 2025-26 की अगर बात की जाए तो कुल प्राप्ति जो कि कर्ज से अलग है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है 34.96 लाख करोड़ रुपए ये रह सकता है और 50.65 लाख रुपए करोड़ रह सकता है।
इसके अलावा कुल टैक्स रिसीट की अगर बात की जाए